अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुओं के रासायनिक गुण। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट दिया है यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुओं की क्रियाशीलता। ओके, तो देखो बच्चों, जो एल्कली मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। मींस पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो है एल्कली मेटल्स। अब आता है कि ये इतने हाईली रिएक्टिव क्यों हैं। तो देखो, इसके टू रीजंस हैं। पहला तो ये है कि ये सबसे बड़ी एटॉमिक साइज वाले एलिमेंट्स हैं। मींस हर एक पीरियड की फर्स्ट एलिमेंट है और इनकी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होती है। ऐसे में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है अट्रैक्शन क्या है, कम हो जाता है। ऐसे में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। एक तो ये है, और दूसरा है कि हर एक पीरियड में ये सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं। ऐसे में एक नॉर्मल एनर्जी, एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी है उसी एनर्जी से इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये बहुत इजी गोइंग कैटाइन में चेंज हो जाते हैं और जो रिएक्टेंट है जो इन पर अटैक कर रहा है उसे क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। और यही रीजन है कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। यही मैंने यहां लिखा है कि ऑल एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए बच्चों कि पूरी पीरियोडिक टेबल में क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल्स सबसे ज्यादा क्रियाशील, हाईली रिएक्टिव। इसके रीजन है लार्ज एटॉमिक साइज। मैंने अभी आपको बताया कि हर पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट यही है और इनकी लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होती है हर एक पीरियड में। और दूसरा है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हर पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कम है। तो ये एटमॉस्फेरिक एनर्जी में ही अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और क्या कर लेते हैं, इजी गोइंग रिएक्शन कर लेते हैं। और रिएक्टिविटी की बात करें कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। और ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो आप देखोगे लिथियम से ज्यादा एक्टिव है सोडियम, टू सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लगातार ग्रुप में नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जब आप नीचे चलोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती जाएगी और साइज लगातार इंक्रीज होती जाएगी। तो ये दोनों फैक्टर फेवरेबल हैं इनकी रिएक्टिविटी के लिए। These metals easily tarnish in air due to formation of oxide, hydroxide and carbonates. मीन्स अगर हम इन्हें एयर में खुला रख दें तो इनकी जो सरफेस है तुरंत धुंधली हो जाती है। मीन्स बहुत जल्दी उसमें कोरोजन हो जाता है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो ऑक्साइड बन जाते हैं। अगर मॉइस्चर भी आ गया तो ऑक्साइड फिर हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऑक्साइड है वो CO2 को एब्जॉर्ब करके या हाइड्रोक्साइड जो है CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बना लेते हैं। मींस सरफेस में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स इस तरह के केमिकल्स कलेक्टेड हो जाते हैं, बन जाते हैं और पूरी सरफेस टर्निश हो जाती है। समझ गए ना? इस रिएक्शन को रोकने के लिए इनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है किसमें, कैरोसिन में। मींस इनको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो इन्हें कैरोसिन में रख दिया जाता है। कैरोसिन एटमॉस्फेयर और इनकी सरफेस के बीच में एक इनर्ट एटमॉस्फेयर ला देता है जिससे इनका डायरेक्ट कांटेक्ट एयर से नहीं होता। लिथियम को कैरोसिन में स्टोर करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम कैरोसिन की सरफेस पर क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, मींस तैरने लगता है। और ऐसे में इससे जो है किस में रखा जाता है कि अब प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो इसे पैराफिन वैक्स में लपेट के रखा जाता है। किसको? लिथियम। बाकी मेटल्स तो बहुत इजी कैरोसिन में डूब जाते हैं और वो उसी में स्टोर रहते हैं। तो यही लिखा है कि टर्निश इन एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑन द सरफेस।
Therefore these metals are stored in kerosene. समझ गए ना, एक ऑब्जेक्ट होता है कि इनको किसमें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है या स्टोर करके, तो वो है केरोसिन। अब आता है कि लिथियम कैन नॉट बी स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ऐसा क्यों? बिकॉज इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ केरोसिन। इसकी डेंसिटी केरोसिन से कम है, ऐसे में ये सरफेस में आ जाता है, तो इट इज कैप्ट इन, ठीक है, पैराफिन वैक्स। और ये है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो समझ गए बच्चों कि सभी क्षारीय धातुएं सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है पूरी आवर्त सारणी में। रीजन है इनका आकार बड़ा है, साइज बड़ी है, और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनन ऊर्जा है, वो सबसे लोवेस्ट है हर एक पीरियड में। तो ऐसे में ये बहुत जल्दी एयर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, और ऑक्सीजन है, वार्म मॉइस्चर है, CO2 इनसे रिएक्शन करके अपनी सरफेस पर कोरोजन शो करते हैं। मींस इनकी सरफेस तुरंत धुंधली हो जाती है, जंग लग जाती है। ऐसे में इनको क्या परमाणु आकार बड़ा और निम्न आयनन ऊर्जा होती है, और ये क्रियाशीलता लिथियम से सीजियम तक बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगा और आयनन ऊर्जा घटेगी, तो दोनों फेवरेबल कंडीशन है इनकी रिएक्टिविटी के लिए। ये वायु में शीघ्रता से संचारित हो जाती है, क्योंकि इनकी सतह पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बन जाते हैं। इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है। लिथियम चूंकि हल्का है, केरोसिन की सतह पर तैरने लगता है, इसलिए इसे पैराफिन मोम में सुरक्षित रखा जाता है। और इनकी रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है। इस तरह से अगर हम इसको एयर में रखते हैं तो ये एयर में ऑक्साइड बना लेते हैं, अगर एयर में मॉइस्चर है तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बना लेता है। इसके अलावा ये डायरेक्ट CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बनाता है। तो ये जो अनवांटेड मटेरियल सरफेस पर बन रहा है, इसी के कारण ही इनकी जो सरफेस है वो टर्निश हो जाती है। समझ गए? तो यहाँ तक। अब देखो बच्चों, अब हम एल्कली मेटल्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उनके कंपाउंड्स, इनको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन, वायु से क्रिया। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि एल्कली मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, एयर में रख दें तो ये तुरंत ही क्या हो जाते हैं, एयर से रिएक्शन कर जाते हैं। लिथियम बस बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है, रीजन है एटॉमिक साइज छोटी और हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बाकी सारे मेटल बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। तो एक्सपोजर इन मॉइस्ट एयर, और अगर मॉइस्चर भी है एयर में तब तो हाइड्रोक्साइड भी बन जाएंगे एयर। ऑल एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम टर्न क्विकली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑन द सरफेस। ओके, अगर हम इन्हें वायु में खुला रखें तो ये शीघ्रता से संचारित हो जाती है, क्योंकि सतह पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। तो इस तरह से ये है मेटल, चाहे कोई भी मेटल ले लें, और ऑक्सीजन से तो ये ऑक्साइड, मॉइस्चर है तो हाइड्रोक्साइड। लिथियम को रिएक्शन करने के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो नॉर्मली ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता। अब आता है कि अगर इन मेटल्स को ऑक्सीजन में जलाया जाए या एयर में जलाया जाए तो ये बहुत ही, तो दीज मेटल बर्न विगोरसली, ठीक है, विगोरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। इनकी जो रिएक्शन है एयर से बहुत ही विगोरस होती है, बहुत ही फास्ट एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, मतलब ये बहुत तेजी से जलती है। किसमें? ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन इसलिए फास्ट होती है क्योंकि इनके आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, तो दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो प्लस माइनस के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन आता है, और इसी अट्रैक्शन के कारण इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो समझे बच्चों कि ये धातुएं जो हैं, ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, विस्फोटक या बहुत तीव्र विक्रिया करती है तथा विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। समझ गए ना? इनके ये ऑक्साइड्स बनते हैं। देखो जैसे M+O2 तो बना M2O, इसे बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड जितनी भी मेटल्स हैं, लिथियम से लेकर सीजियम, सभी में बनता है। फिर दूसरा है कि अगर टेम्परेचर इस तरह से रखा जाए तो ये कुछ मेटल्स और हैं, 2M+O2, M2 सुपर ऑक्साइड बनता है, M2O2 सॉरी परऑक्साइड है। ये क्या है? परऑक्साइड। यहाँ पर +1 या -1, लेकिन यहाँ पर मेटल है सोडियम से लेकर सीजियम तक। और एक रिएक्शन ये है जिसमें MO2 यहाँ पर
हाफ और यहाँ पर +1 और ये है सुपर ऑक्साइड और ये होते हैं K से लेके सीजियम तक। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड तो सब बना रहे हैं, रीजन है कि छोटा कैटाइन भी ऑक्साइड आयन को स्टेबल बना देता है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ जो ऑक्साइड आयन है काफी बड़ी साइज का होता है। यहाँ केवल एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो बड़े ऑक्साइड आयन को स्टेबल बनाने के लिए बड़े कैटाइंस चाहिए और यही रीजन है कि परऑक्साइड सोडियम से बनते हैं, सोडियम से लेके सीजियम तक। सुपर ऑक्साइड आप देख रहे हैं पोटेशियम से सीजियम। तो छोटा आयन इन ऑक्सीजन के, मतलब ये जो ऑक्साइड हैं, कौन, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इन आयनों को लिथियम स्टेबल नहीं बना पाता, मींस इनको बांध के अपने साथ नहीं रख पाता। और यही रीजन है कि इसके लिथियम के जो परऑक्साइड हैं और सुपर ऑक्साइड वो स्टेबल नहीं है, मींस नहीं बनते। तो सीधा सा है कि लार्ज, ठीक है, कैटाइन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन। इतना सा ध्यान रखना है, बड़े को बड़ा स्टेबल बनाता है। बड़े एनायन के लिए बड़ा धनायन चाहिए, समझ गए बच्चों कि लार्ज साइज का एनायन है तो लार्ज साइज का कैटाइन चाहिए। तो बड़े एनायन मींस ऑक्साइड और परऑक्साइड में अगर हम देखें तो परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये बड़े साइज के क्या है, एनायन है। और यही कारण है कि ये बड़े कैटाइंस के साथ ही क्या हो पा रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। लिथियम इस तरह के सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड नहीं बनाता, ये केवल क्या बना रहा है, नॉर्मल ऑक्साइड। तो पहले यहां तक नोट कर लो। ध्यान रखें कि एल्कली मेटल्स में ये 3 प्रकार के ऑक्साइड पॉसिबल है। ओके, तो यहां अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं इन ऑक्साइड्स के बारे में। काफी क्वेश्चंस होते हैं ऑक्साइड्स से रिलेटेड। तो देखो, पहला है कि ऑल ऑक्साइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सभी ऑक्साइड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, पहली बात तो। ओके, ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और सभी ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक नेचर के। ओके, नेक्स्ट है कि रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, और सभी जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स को बनाते ही हैं। इसके अलावा कुछ अदर कंपाउंड्स भी पॉसिबल हैं, जैसे नॉर्मल ऑक्साइड की आप वाटर से रिएक्शन देख रहे हैं तो केवल और केवल क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड। जब हम इसमें आ जाते हैं परऑक्साइड के बारे में, तो परऑक्साइड की जब रिएक्शन वाटर से होती है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड दोनों बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, देखो ऐसे H और ये क्या है OH, ये है -1 और ये क्या है +1, तो यहां से ये निकल गया और ये बन गया MOH 2 मोल और हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हम इसके साथ आ जाए सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में आप देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन रही है और ऑक्सीजन गैस भी बन रही है। तो क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कलर गैस निकालेगा, तो वो है क्या, सुपर ऑक्साइड। आप देख रहे हैं सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये तो था कौन सी रिएक्शन हो गई इसकी, हाइड्रोक्साइड बनने की, मतलब ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे कि बेसिसिटी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी विद वाटर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज द साइज ऑफ कैटाइन। समझ गए बच्चों कि क्षारीयता है इन ऑक्साइड्स के। स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी कौन सी, थर्मल, ओके, स्टेबिलिटी है। जल से क्रिया है, रिएक्टिविटी विद वाटर, कौन जल्दी वाटर में रिएक्शन करेगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब किसकी साइज बढ़ने से बढ़ रहे हैं बच्चों, कैटाइन की। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि जो आयनिक नेचर है, ओके, आयनिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ M+, समझ गए ना, जितना बड़ा कैटाइन उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कब बढ़ता है, जब कैटाइन का साइज बड़ा होता जाए और एनाइन का साइज छोटा होता जाए। तो यहां पर जो एनाइन है आप देख रहे हैं वो तो ऑक्साइड है, फर्स्ट वाले में देख लो, तो फर्स्ट में केवल क्या साइज बढ़ रही है, कैटाइन की। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कहां पहुंच जाएगा, सीजियम के। अब चाहे ऑक्साइड ले लो, ऐसे ही यहां पर परऑक्साइड में ऑक्साइड का साइज फिक्स है, केवल कैटाइन का साइज बढ़ रहा है।
ऐसा ही यहाँ पे बढ़ रहा है। तो कैटाइन की साइज बढ़ेगी तो इनमें आयनिक नेचर बढ़ेगा। आयनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। तो यही रीजन है कि ये इस तरह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ये सब क्या होते जा रहे हैं बच्चों, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं यहां पर, अगर आप पर्टिकुलर ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड इनमें कंपेयर करने पूछ लिया जाए कि इन तीनों की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो सबसे ज्यादा आयनिक नेचर होता है N2O। कैटाइन तीनों में +1 में ही है, लेकिन यहां ऑक्साइड की साइज बड़ी है। एनाइन बड़ा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा, M2O में, उससे कम इसमें। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, M2O। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा, M2O। सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कौन रखेगा, M2O। तो ये, और इसकी वाटर से सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगी, M2O। तो ये जो ऑक्साइड्स दिख रहे हैं, अगर इनमें तीनों में यही प्रॉपर्टीज पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है कि ये इस ऑर्डर में आती है। यहां पर भी जो आयनिक नेचर है बच्चों, समझ गए ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 साइज ऑफ एनाइन। तो एनाइन साइज छोटी तो आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। जैसे कि K2O, K2O2, KO2, इन तीनों में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन ज्यादा बेसिक है तो K2O। कौन थर्मली स्टेबल है तो K2O। सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका है तो K2O में। तो रिएक्टिविटी वाटर से सबसे ज्यादा किसकी है तो K2O। तो इस तरह से ये ऑक्साइड्स में कंपेयर करने पूछा जाता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, और भी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि जो M2O है और M2O2, ये जो टू ऑक्साइड्स हैं ये तो होते हैं कलरलेस, डाईमैग्नेटिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ गए ना कि इनमें कोई रंग नहीं होता, रंगीन है, प्रतिचुंबकी, डायमैग्नेटिक है और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो मेटल में और ना ही ऑक्सीजन में। समझ गए ना, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर आप यहां पर आ जाए MO2 में, तो ये जो MO2 है ये कलर्ड होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब रंगीन भी है और अनुचुंबकी भी है। रीजन क्या है कि इसमें जो सुपर ऑक्साइड आयन बना, उस सुपर ऑक्साइड आयन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देखोगे कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही इसको पैरामैग्नेटिक बनाता है और कलर्ड बनाता है। अब O2 1- का क्या बना के देखोगे आप मॉलिक्यूलर डायग्राम, तो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में देखोगे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। उसी के कारण ही ये क्या है, कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है। तो एक क्वेश्चन यही होता है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड कलर्ड है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है। तो ये ध्यान रखना है। समझ गए ना कि रंगीन अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें एक आयोनिक इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वो है MO2। इनके कलर ऐसे हैं कि O2 का ऑरेंज है, RbO2 का ब्राउन है, ठीक है, CSO2 का जो है ऑरेंज है, Na2O2 येलो कलर का कभी कभी दिखता है। इसका रीजन ये नहीं कि ये कलर है, बल्कि इसमें कभी K2 आ जाता है तब ये ऑरेंज कलर का दिखने लगता है। एक पॉइंट और बता दूं कि ये जो ऑक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, मींस ये अच्छे ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीकारक है। समझ गए बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक है। और इनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो लगातार नॉर्मल ऑक्साइड से और सुपर ऑक्साइड तक बढ़ता है, मींस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने से बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर है M2O, M2O2 और MO2 में ऑक्सीकारक गुण का। ये कौन सा नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओके, ऑर्डर। अब इनमें बता दूं कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर 12th में सॉलिड में आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स में आता है। तो उनमें ये स्ट्रक्चर मिलता है कौन सा, एंटी फ्लोराइड, जिसमें ऑक्सीजन तो FCC बनाता है और जितने भी टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स हैं वो किससे फिलअप होती हैं बच्चों, कैटाइन से, और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनता है। सीजियम ऑक्साइड में एंटीसीडियम CdCl2 स्ट्रक्चर, ये भी आपको अंत में मिल सकता है, या आप देखें तो नेट में भी मिल जाएगा इसके बारे में। तो ये था ऑक्साइड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज किसकी बताई मैंने आपको, ऑक्साइड्स को। यहां तक नोट करें।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड्स। ओके, तो यहां पर आ जाए कि जो ये कंपाउंड्स हैं, मींस जो हाइड्रोक्साइड है एल्कली मेटल्स के, उनका फॉर्मूला है MOH। ओके, तो जो ऑक्साइड होते हैं जब इनकी वाटर से रिएक्शन होती है, एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन होती है, तो ये बन जाते हैं क्या? हाइड्रोक्साइड। M2O plus H2O 2MOH, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा आपने देखा था कि अगर हम M2O2 टाइप का ऑक्साइड लें तो इनको भी हम डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनता है, या MO2 plus H2O ले लें तो भी MOH plus H2O2 plus O2। इस तरह से जो ऑक्साइड्स हैं इनकी वाटर से रिएक्शन होती है तो ये बनते हैं हाइड्रोक्साइड्स। मैंने इनको इसी से बनाया जाता है, इनके ऑक्साइड से। और भी हम रिएक्शंस देखेंगे ऑक्साइड्स बनाने की मेथड्स आएंगी। कास्टनर, केल्नर सेल है, नेल्सन सेल मेथड है, वहां पर ये किस तरह से बनाए जाते हैं हाइड्रोक्साइड, हम उनको वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम आ जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि ऑल हाइड्रोक्साइड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सभी रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है वीक बेस। समझिए बच्चों कि लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है, बाकी जो भी हाइड्रोक्साइड्स बचे मींस कहां से लेके NaOH, ओके, KOH, RbOH, CSOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार। समझ गए ना? और जिनकी बेसिसिटी अगर आप इनका ऑर्डर देखें लिथियम हाइड्रोक्साइड से लेके और सीजियम हाइड्रोक्साइड्स तक, तो इनकी क्षारीयता, बेसिसिटी, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बढ़ते जाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये क्या होता जाता है? आयनिक कैरेक्टर। मैंने अभी आपको बताया था आयनिक कैरेक्टर कैसे पहचाने, तो कैटाइन की साइज जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आता है। एनाइन की साइज जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर ऑक्साइड तो सेम है, एनाइन साइज तो सेम है, कैटाइन की साइज बढ़ रही है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारी प्रॉपर्टीज। यही रीजन है कि इनकी ये सारी प्रॉपर्टी इसी ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। समझिए बच्चों, क्षारीयता, विलेयता, स्थायित्व, गलनांक, क्वथनांक, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। केवल लिथियम हाइड्रोक्साइड ऐसा है जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसको हीट करें तो ये Li2O plus H2O में चेंज हो जाता है। मोर कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण लिथियम का छोटा साइज है, इसलिए इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है और ये कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करता है। यही कारण है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर दिया जाए तो लिथियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। बाकी अदर हाइड्रोक्साइड डू नॉट कंपोज्ड ऑन हीटिंग, इनको कितना भी हीट कर लो ये डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि इनमें आयनिक कैरेक्टर पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तो ये था हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। ओके, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। ओके, अब हम इसको डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स। तो ध्यान रखें कि इसका जो फॉर्मूला है हाइड्राइड का वो है MH, H की 1 वैलेंसी, M की 1 वैलेंस। ओके, और ये डायरेक्ट एक्शन ऑफ H2 विद मेटल, ये मेटल और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्शन से बन जाते हैं सीधा। मतलब लिथियम को हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाए 1073 केल्विन पर बनता है LiH, Na के साथ करें तो थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है NaH, इस तरह से ये बनते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखो, पहला तो है कि क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड, ये भी रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा है कि आयनिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड टू सीजियम हाइड्राइड। आयनिक गुण जो है लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड तक बढ़ता है, और इस आयनिक कैरेक्टर के बढ़ने से ही इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं लिथियम से सीजियम तक। मतलब लिथियम हाइड्राइड में कोवेलेंट कैरेक्टर है तो सीजियम में परफेक्ट आयनिक कैरेक्टर है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। अब यहां पर बात आती है कि इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा। तो ध्यान रखें, ये एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी स्टेबिलिटी इनके आयनिक कैरेक्टर से नहीं बताई गई, इनकी लैटिस एनर्जी के बेस पर बताई गई है।
जो मेटल्स होते हैं इनके हाइड्राइड बहुत कम स्टेबल होते हैं। रीजन है H सबसे छोटा एनाइन है, और मेटल जो कैटाइंस हैं, हम जानते हैं कि कैटाइन की अगर साइज बढ़ेगी तो कैटाइन बड़ा हो और एनाइन छोटा हो तो स्टेबिलिटी नहीं होती। ऐसे ही कैटाइन छोटा और एनाइन बड़ा हो तो स्टेबिलिटी नहीं होती, जैसे मैंने आपको पेरोक्साइड ऑक्साइड में। और यही रीजन है कि लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड तक हम चलेंगे तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है और इनकी साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगता है, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। छोटा एनाइन होने के कारण बड़े कैटाइन के साथ ही ज्यादा बंध नहीं पाता, और ऐसे में स्टेबिलिटी जो है वो इस ऑर्डर में क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो लिथियम हाइड्राइड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यही लिखा है कि स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज द साइज ऑफ एनाइन। और इसका रीजन ये भी ध्यान रखना है कि लार्ज कैटाइन स्मॉल एनाइन के साथ फिट नहीं बैठता, सही ढंग से स्टेबल नहीं हो पाता। तो ये ऑर्डर, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता भी है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है आयनिक कैरेक्टर का। ओके, तो यहां तक ध्यान रखें। अब यहां पर लैटिस एनर्जी जैसे जैसे ग्रुप में डिक्रीज होती है, ध्यान रखें बच्चों कि लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो हाइड्रोजन के जो मेटल की हाइड्रोजन से रिएक्शन है वो रेट भी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन में एनर्जी कम रिलीज होगी तो वो हाइड्रोजन को जल्दी स्प्लिट नहीं कर पाएगी, हाइड्रोजन को ब्रेक नहीं कर पाएगी, और यही रीजन है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस अप टू डाउन फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। आप देख रहे हैं लिथियम से सीजियम तक चले तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होती जाती है। ओके, कि सेम टेम्परेचर रखा जाए तो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा लिथियम, ऐसा इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में रिलीज होगी और वो एनर्जी हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट होती है, और यही रीजन है कि ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं बच्चों, इसमें हाइड्रोजन निगेटिव फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में, और ये है इनकी रिएक्शन जब वाटर से होगी तो ये बन जाएगा क्या, H2, MOH प्लस क्या बन गया, H2। तो वाटर से रिएक्शन करके क्या उत्पन्न कर देते हैं, हाइड्रोजन। ध्यान रखें कि ये जो हाइड्राइड्स हैं ऐसे किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, मींस H+ के फॉर्म में। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, आगे देखते हैं, पहले हम इसको। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन लिबरेट्स एट एनोड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्राइड में नेगेटिव फॉर्म में है, और हम जानते हैं कि जब हाइड्राइड आयोनाइज्ड होगा तो M+ और H- बनेगा, M- एनाइन है, और इसका ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी हमें, एनोड में, और मेटल कहाँ मिलता है, कैथोड में। तो यहाँ तक बात समझ गए, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, हाइड्राइड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कि हाइड्राइड्स रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स गिव H2। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्राइड वाटर से रिएक्शन करते हैं, H2 बनाते हैं। इसके अलावा ये हाइड्राइड ऐसे किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन कर सकते हैं जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है जो प्लस के फॉर्म में है, हम इसे बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये जैसे कि MH और अल्कोहल की रिएक्शन, तो ROMA, मतलब जैसे सोडियम हाइड्राइड ले लें तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा H2। MH की अमोनिया से रिएक्शन करा दें, ठीक है, MH की किसी एसिड से रिएक्शन करा दें, X यहाँ पर ClBrI, या फिर X = SO3 SO4H है, ठीक है, RCOO- है, फिनॉक्साइड आयन है, इनसे भी रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मींस कोई भी एसिड ले लो आप, उनसे ये रिएक्शन कर जाते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कि आयनिक ये हाइड्राइड जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होते हैं, प्रबल अपचायक है, मींस बहुत आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं H- के फॉर्म में। इसलिए ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी रिडक्शन के लिए इनका यूज होता है। इसके अलावा ये बोरॉन ग्रुप के हाइड्राइड के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे कि AlIAlH4 बनता है, तो लिथियम हाइड्राइड की AlH3 से रिएक्शन करा दें तब ये बन जाएगा। NaH की B2S6 बोरॉन डाइबोरेन से रिएक्शन करा दें तो NaBH4 बनता है, जो कि आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे NO2, CN, COOH, एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोनाइल ग्रुप,
इनके रिडक्शन में इनका यूज होता है। ओके, एक क्वेश्चन होता है कि LiH का यूज मिलिट्री पर्पस में क्यों किया जाता है, तो इसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्या है, हाइड्रोजन। LiH में Li का एटॉमिक मास कम है, हाइड्रोजन तो सब में सेम मास वाली है, चाहे NaH ले लें, तो इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होने के कारण इसका यूज हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में किया जाता है। तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, ये है रिएक्शन विद वाटर, जल से क्रिया। ओके, तो देखो बच्चों, जितने भी मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स, ये वाटर से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्ट्स विद वाटर, गिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये रिएक्शन होती है कि MOH और क्या बनता है, H2। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया है कि जो वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल, या कहीं की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए ना, किसी भी मेटल की वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू पर। जितना ज्यादा नेगेटिव, उस मेटल की वाटर के साथ उतनी फास्ट रिएक्शन होती है, और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये देखा। अब यहां पर आ जाए तो अगर हम देखते हैं तो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है -3.05 वोल्ट, जबकि सोडियम की है -2.72। ओके, अब आता है कि यहां पर किसकी फास्ट रिएक्शन होनी चाहिए, लिथियम की। वाटर के साथ एक विगोरस रिएक्शन होनी चाहिए, बट आप देखोगे लिथियम वाटर के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है, नॉर्मल टेम्परेचर या 0 डिग्री से तो करता ही नहीं है रिएक्शन, जबकि सोडियम तो फास्ट रिएक्शन करता है, चाहे किसी भी टेम्परेचर में रख दो आप। ऐसा क्यों? तो देखो, इसका रीजन ये है कि जब कोई भी मेटल वाटर में जाता है और अपने आयन में चेंज होता है, तो जब कैटाइन में चेंज होता है तो उसका हाइड्रेशन होता है, वो हाइड्रेशन एनर्जी मेटल को क्या करती है, मेल्ट करती है, मींस उसको ब्रेक करती है, और फिर एटम जब फ्री होते हैं तो वाटर से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और इसी तरह से इसमें हीट निकलती है, और ये जो हीट एनर्जी है, समझिए ना, यही हीट एनर्जी ही इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाती जाती है। रिएक्शन में आप देखोगे सोडियम वाटर से रिएक्शन की, हाइड्रोजन बनी और हीट रिलीज हुई, ये हीट ही हाइड्रोजन को क्या कर देती है, जला देती है, और यही रीजन है कि सोडियम को पानी में रखें तो आग लग जाती है, जबकि लिथियम में ऐसा नहीं है। तो रीजन क्या है कि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में जो हाइड्रेशन एनर्जी है लिथियम प्लस की, वो मेल्टिंग जो है मेटल को, मींस लिथियम को मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसे में लिथियम मेटल जो है वो वाटर में फैल नहीं पाता, उसका सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आता है वाटर के साथ, और यही रीजन है कि रिएक्शन स्लो चलती है। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी हाइड्रेशन एनर्जी से ब्रेक हो जाता है और सारे एटम्स में फैल जाता है, पानी में फैल जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाने से रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि लिथियम नॉट रिएक्ट विद, पहले तो ये बता दूं कि लिथियम नॉट रिएक्ट विद टेम्परेचर लोअर देन 273 केल्विन, मींस 0 डिग्री से नीचे कोई रिएक्शन नहीं करता। इसके अलावा मॉइस्चर से भी रिएक्शन नहीं करता, बट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद, ठीक है, वाटर एट एनी टेम्परेचर, मॉइस्चर सबसे रिएक्शन करता है। समझ गए बच्चों कि लिथियम इस टेम्परेचर से नीचे जल से क्रिया नहीं करता, रीजन है हाई इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, और एस जबकि सभी धातुएं जबकि जो बची हैं वो सब बहुत ही फास्ट रिएक्शन करती है। अब मैंने यहाँ लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर डिपेंड्स अपॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लिथियम हैज हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड रिडॉक्स, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा वाटर से रिएक्शन फास्ट होगी। अब आता है कि लिथियम हैज हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू -3.05 वोल्ट, इवन इट रिएक्शन विद वाटर इज लेस विगोरस देन सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम के रिस्पेक्ट में लिथियम के साथ रिएक्शन स्लो हो रही है, जबकि इसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा तो ज्यादा रिएक्शन, लेस नेगेटिव वैल्यू जबकि इनकी सोडियम पोटेशियम की लेस नेगेटिव वैल्यू फिर भी फास्ट रिएक्शन हो रही है। इट इज ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस आयन इज नॉट सफिशिएंट टू मेल्ट द लिथियम मेटल, hence reaction proceed gently
विद, ठीक है, जेनोन। यहाँ तक बात है ना कि यहाँ पर जो है लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो जब वाटर में लिथियम जाएगा, लिथियम आयन बनेंगे, हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकलेगी वो मेटल क्रिस्टल को अलग अलग एटम्स में करेगी, सरफेस एरिया आएगा, वाटर से रिएक्शन होगी। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए लिथियम जल्दी ब्रेक नहीं होता और ऐसे में लिथियम मेटल का सरफेस एरिया वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में कम हो जाता है और बड़ी रीजन है कि रिएक्शन स्लो चलती है। बट अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है और Na+ का जो हाइड्रेशन एनर्जी है यही लिखा है आगे, ठीक है, टू मेल्ट ऑफ लिथियम मेटल है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड है। बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम ओके इज लो, द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज, ठीक है, किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, Na+ की हीट ऑफ हाइड्रेशन इज सफिशिएंट टू मेल्ट सोडियम, देयरफॉर Na स्प्रेड ओवर वाटर एंड रिएक्शन बिकम्स वायलेंट। समझ गए बच्चों की सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, ऐसे में जैसे ही सोडियम वाटर में गया, Na+ आयन बने, हाइड्रेशन हुआ, उसकी एनर्जी मेटल को ब्रेक करने में, मेटल क्रिस्टल को ब्रेक करने में सफिशिएंट है और ऐसे में सोडियम फैल जाता है वाटर में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है और यही रीजन है कि सोडियम की वाटर के साथ बहुत ही वायलेंट रिएक्शन, बहुत ही विगोरस रिएक्शन होती है। तो समझ गए बच्चों कि जो मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ है वो नेगेटिव वैल्यू किसकी, मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा ऋणात्मक वाटर की उतनी फास्ट रिएक्शन होगी मेटल के साथ। अब यहाँ सवाल आता है कि जो एल्कली मेटल्स हैं उसमें लिथियम का माइनस या मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, फिर भी जल से बहुत मंद क्रिया करता है, जबकि सोडियम का कम है फिर भी फास्ट रिएक्शन करता है। समझ गए ना, माइनस मतलब सोडियम की नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम होने के बाद भी वो रिएक्शन फास्ट करता है। रीजन ये है कि सोडियम यही लिखा हुआ है कि धातुओं की जल से क्रिया माइनस रिडॉक्स की नेगेटिव वैल्यू पर निर्भर करती है, नेगेटिव वैल्यू का मान बढ़ने से क्रियाशीलता बढ़ती है, किंतु लिथियम में उच्चतम नेगेटिव वैल्यू -3.05 है, होने के बाद भी क्रिया धीमी गति से होती है क्योंकि लिथियम की जलीय ऊर्जा इसके उच्च गलनांक के कारण इसको गलित करने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि जब तक मेटल हम वाटर में रखेंगे वहां कैटाइन बनेगा, कैटाइन बनने के बाद ही तो हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन के बाद जो एनर्जी है वो मेटल को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। तो ऐसे में जब गलनांक ज्यादा है लिथियम का तो ऐसे में मेटल जल्दी जल्दी उसके एटम्स अलग नहीं होंगे और रिएक्शन मंद होगी। सोडियम का गलनांक कम है, थोड़ी सी एनर्जी सोडियम मेटल को गलित कर देती है वाटर में, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है इनकी, किसके साथ रिएक्शन, वाटर सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम, और सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन वाटर की किसके साथ है, लिथियम की। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हैलाइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखोगे ऑब्जेक्ट में मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर को या इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। देखो सबसे पहला है कि जो फॉर्मूला होता है हैलाइड्स का वो है mx, m+ और x-। ओके, एक फॉर्मेशन की बात करें तो मेटल और हैलोजन की डायरेक्ट रिएक्शन से बनते हैं और ये रिएक्शन विगोरस होती है, मींस लिथियम से लेके और सीजियम तक इस तरह से ये रिएक्शन चलती है। अब हम आते हैं कि अगर हैलोजन की रिस्पेक्ट में लें तो फ्लोरीन के साथ सबसे फास्ट क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर किसके साथ होती है, आयोडीन के साथ। ओके, किसके साथ सबसे फास्ट होगी, हैलोजन में फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हैलोजन की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसके साथ है, F2 के साथ। इसके अलावा आप देखोगे हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, अगर इनकी हैलोजन एसिड से रिएक्शन होती है तो भी यहाँ पर ये हैलाइड्स बनते हैं। समझ गए ना, ये तो एनहाइड्रस कंडीशन में बनेंगे तो ये हाइड्रेटेड कंडीशन में बनते हैं क्योंकि यहाँ मॉइस्चर रहता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ये जो इनकी रिएक्शन है इसमें जो हीट चेंज होता है उसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन एंथैल्पी। मतलब इस रिएक्शन में अगर हम लें यहाँ पर पर्टिकुलर तो ये रिएक्शन में यहाँ मेल HF, ओके, कि जब ये जो हैलाइड्स बनते हैं तो इनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, निर्माण की संभवन एंथैल्पी वो निगेटिव होती है, मींस इनका बनना, विगोरस रिएक्शन है ना, बहुत ही
एक्सोथर्मिक होती है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि नेगेटिव वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो क्या चेंज आएगा। तो ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसके साथ होती है, फ्लोरीन के साथ। मतलब नेगेटिव वैल्यू इज हाईएस्ट फॉर फ्लोराइड्स, मींस जब फ्लोराइड्स बनते हैं तो उनके साथ सबसे फास्ट होती है, और नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एचएफ की गिरती है, कम होती जाती है फ्लोराइड से आयोडाइड तक। मींस अगर हम ये कहें कि सबसे हाईएस्ट जो डेल्टा एचएफ फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो फ्लोराइड्स के फॉर्मेशन में होगी, उससे कम क्लोराइड के फॉर्मेशन में, उससे कम ब्रोमाइड के फॉर्मेशन में, उससे कम आयोडाइड, क्योंकि ये रिएक्शन में मैंने आपको बताया क्योंकि फ्लोराइड सबसे छोटा आयन है और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा और ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ओके, जैसे हम यहाँ की बात करें कि MF, MCl, MBr, Mi सेम मेटल रखें और हैलोजन की रिएक्शन कराएं, जैसे हम सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो इनमें जो डेल्टा एचएफ की नेगेटिव वैल्यू है ये नीचे की तरफ कम होती जाएगी। नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब है सबसे ज्यादा एंथैल्पी इसमें होगा, सबसे ज्यादा हीट इसमें निकलेगी और सबसे कम आयोडाइड में। तो समझ गए बच्चों कि सेम मेटल हो तो सबसे ज्यादा एंथैल्पी चेंज किसके साथ होगा, या सबसे ज्यादा फॉर्मेशन एंथैल्पी किसके साथ होगी, क्लोराइड के फॉर्मेशन में, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड। एक एग्जांपल अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट आता है कि फॉर्मेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताएं तो ये है किसके साथ बच्चों, कि जब आप मेटल सेम ले रहे हैं और हैलोजन को बदल रहे हैं। ओके, अब चाहे आप ये इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर फ्लोराइड की बात पर कि अगर हम फ्लोराइड लें, ओके, सब मेटल के साथ फ्लोराइड्स लें तो सबसे ज्यादा किसके साथ होगी, लिथियम के साथ, फिर उससे कम सोडियम फ्लोराइड, उससे कम। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेटल का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इनके बीच में अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और फ्लोराइड सबसे छोटा एनायन है तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होती है, फ्लोराइड की लिथियम के साथ। तो यहाँ पर डेल्टा एचएफ सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, मतलब हम ये कहें कि हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो किसके साथ है, LIF। सबसे ज्यादा फॉर्मेशन एंथैल्पी LIF की होगी, सबसे कम फॉर्मेशन एंथैल्पी CSF की होगी। ये किसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है, फ्लोराइड्स की। जब मेटल सेम था तो सबसे ज्यादा फ्लोराइड्स किससे, और सबसे कम आयोडाइड। जब आपने देखा हैलोजन में हैलोजन सेम है तो फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा किसके साथ है, लिथियम फ्लोराइड के साथ। लेकिन अगर हम यहां आ जाएं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। क्लोराइड को सेम रख रहे हैं तो ग्रुप में लिथियम से लेकर सीजियम तक लगातार आप देख रहे हैं कि फॉर्मेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। मींस सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए होगी, सीजियम क्लोराइड, और सबसे कम ऐसा ही ब्रोमाइड में, ऐसा ही आयोडाइड में। अब इसके क्या रीजन है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उसको जो है डिस्कस कर सकते हैं वॉन हैवर साइकिल से लेके। लेकिन हमें यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना है कि एक तो सब हैलोजेंस हैलाइड्स के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। अगर मेटल सेम रखा गया है तो फ्लोराइड्स के साथ सबसे ज्यादा हीट चेंज आएगा, मींस सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू फॉर फ्लोराइड्स के साथ आएगी। अगर फ्लोराइड सेम रख दिया गया हो, मेटल बदल रहा हो, तो ध्यान रखें लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज्यादा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में इसका उल्टा ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी सीजियम क्लोराइड, मतलब सबसे ज्यादा फॉर्मेशन एंथैल्पी हम देखेंगे सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड की होगी, जबकि सबसे कम होगी लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहां पर आ जाए तो फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में तो सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड की, सबसे कम सीजियम क्लोराइड की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जो भी हैलाइड्स हैं ये सब कैसे होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले मैं लिथियम हैलाइड्स की बात करूं तो लिथियम हैलाइड LiF, LiCl, LiBr, Lii इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बच्चों। ठीक है, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम प्लस आयन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज द साइज ऑफ हैलोजन। समझ गए बच्चों कि जो हैलाइड हैं ये सहसंयोजी होते हैं क्योंकि आपको याद रखना है लिथियम प्लस की उच्च ध्रुवण क्षमता है।
क्षमता है तथा सहसंयोजी जो लक्षण है, सहसंयोजी लक्षण वो इंक्रीज होता है किसके साथ, हैलोजन साइज जब इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ेगा, लिथियम क्लोराइड से लिथियम आयोडाइड तक की बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि लिथियम जितना बड़ा हैलाइड होता है उतना ज्यादा उसको पोलराइज्ड करता है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बड़े हैलाइड आयन की ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो ध्यान रखें सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ये भी इंक्रीज होती है। समझ गए बच्चों कि जो सहसंयोजी अध्रुवीय जो कहलाते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलेयता भी क्या होती जाएगी, बढ़ेगी। एसीटोन हो, ईथर हो, पिरिडीन हो, ध्यान रखें कि Li यहां से लेके LiCl, LiBr और LiI, ठीक है, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन होता है जैसे कि एसीटोन है, अल्कोहल है, समझ गए बच्चों, पिरिडीन है, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। कौन, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ये सब सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और इनकी सॉल्युबिलिटी पूछी जाए तो लिथियम क्लोराइड से लिथियम आयोडाइड तक बढ़ेगी। ओके, रीजन है कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो कोवेलेंट सॉल्वेंट मींस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब आता है कि अगर इनके गलनांक, पथनांक और इन तरह से थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, तो ध्यान रखें कि ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, लिथियम फ्लोराइड में, और सबसे कम किसमें होगा, लिथियम आयोडाइड में। तो अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा लिथियम फ्लोराइड और सबसे कम होगा लिथियम आयोडाइड। मींस इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, लिथियम फ्लोराइड। एक तो ये, तो एक कंफ्यूजन बिल्कुल हटा दें, किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। लिथियम के हैलाइड्स किसमें सॉल्युबल है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इनकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अध्रुवीय विलायकों में सॉल्युबिलिटी पूछी गई हो तो इस ऑर्डर में जाएगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई हो तो यहां तक आ जाएगा। फिर आता है कि LiF जो होता है, लिथियम फ्लोराइड, ना तो ये वाटर में अच्छी तरह से सॉल्युबल है और ना ही किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। रीजन है इसमें हाईएस्ट आयनिक नेचर है और हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है। ध्यान रखें सॉल्युबिलिटी केवल इस पे डिपेंड नहीं करती कि आयनिक नेचर कितना है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पर, हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो LiF की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसे वो ब्रेक नहीं होता, और जब ब्रेक नहीं होगा तो हाइड्रेशन भी कम होगा। तो यही रीजन है कि जो है LiF स्पैरेंगली सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल इन पोलर मींस वाटर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट मींस पिरिडीन और एसीटोन, ड्यू टू मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर एंड हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। समझ के बच्चों की LiF ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल है या अध्रुवीय विलायक है जैसे कि एसीटोन, पिरिडीन बहुत ही कम विलेय है, कारण है अधिकतम आयनिक गुण और अधिकतम चालक ऊर्जा होना। तो अगर आप सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए कि पोलर सॉल्वेंट या वाटर में क्या होगा, तो लिथियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होगा ज्यादा, फिर लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड और सबसे कम सॉल्युबल कौन हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड। पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी सबसे कम क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। फ्लोराइड मैंने आपको लिथियम के हैलाइड्स बताए, अभी आप इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम हैलोजन में अब इनके बारे में आ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, तो ध्यान रखना है साइज ऑफ कैटाइन बड़ा और साइज ऑफ एनाइन छोटा, तब ऐसे में ये सब कुछ ज्यादा होगा। देखो यहां पर अगर आपसे कंपेयर करने किया जाए तो अगर हम मेटल बदलें, समझ गए ना, और हैलोजन को फिक्स रखें जैसे कि LiCl, NaCl, KCl, तो ध्यान रखना है कि जितना बड़ा कैटाइन का साइज उतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और थर्मल स्टेबिलिटी। इसका मतलब LiCl से ज्यादा स्टेबल, NaCl से KCl और इस तरह से चलेगा। अब चाहे कोई भी हैलाइड्स ले लो, चाहे क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, आयोडाइड ले लो, चाहे इसके बाद फ्लोराइड ले लो, ये ऑर्डर याद रखना है। दूसरा आता है कि जब मेटल चेंज ना हो, हैलोजन चेंज हो रहा हो, तो एनाइन जितना छोटा होगा वह उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा। इसका मतलब MF सबसे ज्यादा
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर क्लोराइड्स, फिर ब्रोमाइड्स, फिर क्या आ रहा है आयोडाइड। NaF, NaCl, NaBr, NaI में तो आप देखोगे NaF का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, फिर NaCl का कम हो गया है, NaBr, Na, क्योंकि हैलोजन बड़ा होगा ना तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर आने से उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो चाहे हैलोजन में कोई भी ले लिया जाए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, समझ गए ना। आपको ध्यान रखना है कि मेटल बड़ा तो मेल्टिंग पॉइंट बड़ा, मेटल से मेल्टिंग पॉइंट बड़ा, हैलोजन बड़ा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। इस तरह से ये है। अब मैं एक सॉलिबिलिटी का और ऑर्डर बता देता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पर आ जाए सॉलिबिलिटी इन वाटर। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सॉलिबिलिटी जो होती है ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखोगे, सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, कि सॉलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ, ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉलिबिलिटी इज साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन। कोई भी साइज बढ़ेगा, लिथियम क्लोराइड से देखो, लिथियम फ्लोराइड से लेकर लिथियम सीजियम फ्लोराइड तक, तो यहां पर एनाइन फिक्स है, किसकी साइज बढ़ रही है, कैटाइन की, तो सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जब ये रिलेशन कब लगता है बच्चों, जब साइज कंपेरेबल हो, मतलब यहां पर ध्यान रखना है साइज ऑफ एनाइन एंड कैटाइन और कंपेरेबल, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, तब ये ऑर्डर होता है कि चाहे कैटाइन की साइज बढ़े चाहे एनाइन की साइज बढ़े, सॉलिबिलिटी दोनों कंडीशन में क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब LiF से लेकर CSF तक चले तो कैटाइन का साइज बढ़ रहा है तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। यहां हम हैलाइड में देख रहे हैं, मेटल आयन फिक्स कर रखे हैं, हैलाइड बढ़ा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। अब जो है कैटाइन बहुत बड़ा, एनाइन बहुत छोटा, कैटाइन बहुत, इस तरह के अगर है तो रिलेशंस तो सॉलिबिलिटी फिर कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो मैंने टोटल डिटेल में समझाई है। कहाँ पे, सॉल्यूशन चैप्टर में चले जाएं, वहां पर सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, पोलर मीडियम, नॉन पोलर मीडियम मींस वाटर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ध्यान रखें कि अगर सॉलिबिलिटी का ऑर्डर वाटर में जो है जस्ट उसका उल्टा ऑर्डर याद कर लें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में याद रखना है। तो जैसे ये जो है ये सॉलिबिलिटी किसमें है, वाटर में। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसे आप नॉन पोलर में बताएं तो बिल्कुल इसका उल्टा लिख दें। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ये 2-3 ऑर्डर हैं जिनको आपको याद कर लेना है। सीजियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे ज्यादा सीजियम फ्लोराइड की सॉलिबिलिटी है। ऐसे लिथियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड की है। कुछ ये एक्सेप्शनल नेचर है, तो इन सब का रीजन एक लाइन में तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। इसको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में खूब अच्छे से बताया है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये तो थे हैलाइड्स के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, इनके बारे में मैंने बता दिया। और ये बता दूं 1-2 पॉइंट और, हैलोजेंस में ध्यान रखना है आपको कि एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड विद मेटल्स, ठीक है, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर। मींस अगर हम NaCl को एसिड डिसॉल्व करें वाटर में तो क्या बन जाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। मींस जो है कैटाइंस एंड एनाइंस नॉट हाइड्रोलाइज्ड, यहां पर किसी भी कैटाइन या एनाइन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ऐसे में जो हैलाइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका एक्वस मीडियम में क्या होगा बच्चों, नॉन जो है इनका वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल का। लेकिन हैलोजन में अगर आप चले जाएं, लिथियम हैलाइड्स गिव्स, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा, एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब यहां पर फ्लोराइड्स भी होंगे, ठीक है, ये है केवल यहां पर फ्लोराइड्स ऑफ, यहां पर मेटल्स,
लिथियम, आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम के अलावा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये जितने भी हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन कैसे होंगे? न्यूट्रल। बट लिथियम हैलाइड में चले जाओगे तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक। क्यों? क्योंकि जैसे आपने लिथियम क्लोराइड लिया, ओके, वाटर से रिएक्शन कराई तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो ये है वीक बेस और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों? एसिडिक नेचर का। मींस यहां पर कैटाइन हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। ओके, तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा ये है कि जो लिथियम हैलाइड्स हैं, लिथियम हैलाइड मोस्टली क्या होते हैं? हाइड्रेटेड होते हैं इन नेचर। ऐसे इसलिए क्योंकि कैटाइन में लिथियम कैटाइन सबसे छोटा है और उसकी हाइड्रेशन जैसे कि LiCl(2H2O) मिलता है। बाकी जो हैलाइड्स हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना कि हैलाइड्स ऑफ अदर, ठीक है, मेटल्स नॉट हाइड्रेटेड। NaCl कभी हाइड्रेटेड नहीं होता, कभी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, हाइड्रोस्कोपिक नेचर के नहीं। दूसरा होता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो जिनके, समझ गए ना, हैलाइड्स, पॉलीहैलाइड्स बनाते हैं, जैसे कि KRbCs हैलाइड्स जो हैं आर फॉर्म पॉलीहैलाइड्स। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर है Ki प्लस आयोडीन तो बन जाता है KI3, ये माइनस और प्लस, मींस इसमें I3 माइनस आयन होता है, तो ये कहलाते हैं क्या बच्चों? पॉलीहैलाइड। जैसे सीजियम फ्लोराइड प्लस F2 तो बन जाएगा CS, यहाँ पर लेकर सीजियम आयोडाइड प्लस, ठीक है, Ci2 तो बन जाएगा CsClI2, इस तरह से। तो ये पॉलीहैलाइड्स बना देते हैं, एक सेम टाइप के या पॉलीहैलोजेंस वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको हैलाइड्स के बारे में बता दिया। अब जो भी लेंगे मैटर वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसमें अभी और भी बचे हुए हैं कंपाउंड्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको मेरा नमस्कार, थैंक यू।